उसका क्या नियंत्रण करना चाहिए? को मेरा सादर नमस्कार। बहुत ही अच्छा चर्चा है, क्योंकि अच्छा विषय है, समसामयिक विषय है। और इसकी वजह से अगर अभी जैसा कि डॉक्टर पाठक जी ने कहा कि ये जुलाई अगस्त सितंबर बढ़वार काल माना जाता है और गन्ने का ये बढ़वार काल है। और इस पीक पीरियड में 3 महीने में गन्ने की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती है और उसकी जो पत्तियां होती हैं ग्रीन हो जाती हैं पूरी तरह से मानसून की वजह से और सारी चीजों की क्रियाओं की वजह से। जब पत्तियों का रंग हरा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे इस बरसात काल में बीमारियों का आपतन आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ कीटों का भी प्रकोप दिखाई देता है। इन कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बीमारियां हैं जो कि इसी जुलाई अगस्त सितंबर में दिखाई देती हैं। अगर समय से हम निगरानी किसान भाई इसको देखें और उस बीमारी को पहचान लेता है तो निश्चित रूप से समय रहते उसको बचा सकता है। और बीमारी जब बच जाएगी गन्ने की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगा। यदि गन्ने की ग्रोथ होगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले में प्रतिफल के रूप में आपको उपज की लाभ प्राप्ति होगी। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारी है उसकी चर्चा हम करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे प्रमुख बीमारी जो कि मानसून काल में आता है पुक्का बोइंग बीमारी होती है। जैसे कि डॉक्टर पाठक जी भी रूबरू हुए थे इस पुक्का बोइंग बीमारी के साथ आपके साथ। पुक्का बोइंग एक ऐसी बीमारी है जो कि बरसात काल में बहुतायत मात्रा में दिखती है। लक्षण अभी हम दिखाएंगे, उसके लक्षण कैसे कैसे होते हैं। थोड़ा सा प्रस्तावना आपके बीच में रखता हूं। ये जो पुक्का बोइंग रोग है ये फफूंद जनित रोग होता है जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे फ्यूजेरियम की जातियां होती है, जैसे फ्यूजेरियम सैकराई की वजह से भी हो सकता है, मोल्डिफॉर्मी की वजह से होता है। बहुत सारी ऐसी इसकी स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से पुक्का बोइंग बीमारी गन्ने के पौधे पे आता है। और ये बीमारी प्रमुख रूप से गन्ने की पत्तियों पे दिखाई देता है। ये गन्ने के तने में लगने वाली बीमारी नहीं है, ये फोलियर डिजीज होता है जो कि वायु के संचार से एक जगह से दूसरे जगह ये फैल जाता है। और पत्तियों के जो ग्रीन हिस्सा होता है तने से जुड़ा होता है। मैं लक्षण के बारे में दिखाऊंगा, किसान भाई इसको देखेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये बीमारी किस हिस्से से शुरू होके और कैसे पूरे पौधे को नष्ट करता है। और ये लक्षण अगर किसान भाई एक बार देख ले तो निश्चित रूप से, क्योंकि किसान भाई पुक्का बोइंग बीमारी और चोटी बेधक में कहीं कहीं से भ्रमित हो जाता है। और चोटी बेधक और पुक्का बोइंग का रोग में अंतर न समझने की वजह से उचित दवा का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे कि चोटी बेधक कीट का भी प्रकोप से बच नहीं सकता और बीमारी भी नहीं कम हो सकता। इस तरह से लक्षण कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा मैं आपको बता देता हूं। किसान भाई देखें, इस तरह से अगर को 0238 से या कोई भी अन्य किस्म है तो उसमें पुक्का बोइंग की शुरुआत कहां से होगी। ये जो गन्ने का तना यहां से है ऊपरी हिस्सा, और यहां से जो पत्ती इससे निचला हिस्से से जुड़ी हुई है जो कि लीफ सीथ कहा जाता है, इससे जो निचला हिस्सा है ये पत्ती जुड़ी हुई है। आप देखोगे यहां पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और ये सफेद धब्बे सिकुड़न के साथ आते हैं। आप देखें निचले हिस्से से पत्तियां सिकुड़ने लगती है। हाँ, ये पहला लक्षण है। ये देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। ये पहला प्रथम लक्षण है। पत्तियां किनारे से जो ब्लेड होती है पत्तियों की, यहां से सिकुड़न शुरू हो जाती है और सिकुड़न शुरू होने के बाद पत्तियों पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसान भाई इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। ऊपर भी किसान भाई इसको देखें, यहाँ भी पत्तियां एक दूसरे से उलझ गई हैं, सिकुड़न के साथ एक दूसरे से उलझ गई हैं। ऊपर की तरफ धीरे धीरे सारी पत्तियां उलझ जाती है। कभी कभी लक्षण तो ऐसे आते हैं कि सारी पत्तियां एक दूसरे से उलझ के एक नुकीली आकार की हो जाती हैं। और इस तरह से लक्षण अगर दिखाई देता है आपके खेतों पे, निश्चित रूप से ये पुक्का बोइंग के लक्षण होते हैं, पुक्का बोइंग बीमारी के लक्षण होते हैं। और इस तरह से आप देखें लक्षण ऐसा नहीं कि एक जगह आएगा, और ये सबसे पहले लक्षण निचले पत्ती पे आया और उसका जब उचित प्रबंधन हम नहीं करेंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसके ऊपर के पत्ती पाया तो इसके ज्यादा ऊपर आपतन आया हुआ है। और इससे ऊपर हम जैसे बढ़ेंगे ये सारे इन्फेक्शन ऊपर बढ़ते गए और आप यहां देखेंगे कि आखिरी में यहां पत्तियां सिकुड़ गई हैं और धीरे धीरे इन पत्तियों की लंबाई छोटी होती जाती है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नीचे से बीमारी शुरू हुई, यहाँ पे पत्तियों की लंबाई पूरी है और धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी ऊपर जा रही है इसकी पत्ती की लंबाई छोटी, और जैसे और ऊपर जाता है इसका इन्फेक्शन और ऊपर फैलता है, इन पत्तियों की लंबाई छोटी होती जाती है और धीरे धीरे ये पत्तियां धीरे धीरे गल के खत्म हो जाती हैं। किसान भाइयों को बता दूं कि इस पुक्का बोइंग में
3 चरण होते हैं। ये तो प्रारंभिक प्रथम चरण है जिसे हम क्लोरोटिक स्टेज प्रथम कहते हैं, जिसे क्लोरोटिक स्टेज फर्स्ट कहते हैं, जिसमें पत्तियों में रोग का इनिशिएशन होता है, रोग की शुरुआत होती है। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाएगा ये पत्ती गल के सड़ जाएगी। अभी मैं दूसरा चरण भी दिखाता हूं कि दूसरा चरण कैसे आता है, तीसरा चरण कैसे आता है, चौथा चरण कैसे आता है। इसमें एक नाइफ कट आता है जो कि सबसे आखिरी चरण होता है। और जब गन्ने में गन्ने का विकास होना शुरू हो जाता है नीचे से, जैसे तने का विकास शुरू होता है तो इसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। इसकी वजह से इसकी गांठें, इसकी पोरियां छोटी छोटी हो जाती हैं। सामान्यतः ये अक्टूबर में दिखाई देता है। जैसे ही हमारी बरसात काल खत्म होगी, इन्फेक्शन के बाद वो इन्फेक्शन नीचे की तरफ जाता है और उसकी पोरियां छोटी छोटी दिखाई देगी और उस पे तने के ऊपर कटे हुए, चाकू से कटे हुए निशान दिखाई देंगे। इसलिए इसका नामकरण नाइफ कट स्टेज कहा जाता है। पोका बोइंग की स्टेज है और नाइफ कट स्टेज से किसी भी इकोनॉमिक लॉस ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेज निकल जाती है, जिसकी वजह से उसमें पोका बोइंग की वजह से आर्थिक नुकसान नहीं होता है। आर्थिक नुकसान होने का समय यही है यदि किसान भाई समय रहते हैं इस पे हम नियंत्रण कर लें, इस पे प्रबंधन कर लें, दवाओं का इस्तेमाल कर लें, तो निश्चित रूप से पोका बोइंग का हम प्रबंधन के थ्रू कंट्रोल कर ले जाता है, इसको नियंत्रित कर लेंगे और गन्ना बढ़वार काल में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें तो इसका जो दूसरा स्टेज होता है, दूसरे स्टेज में आप देखें यहां पे पोका बोइंग का एक दूसरा लक्षण मैं दिखा रहा हूं। यहां दूसरे लक्षण में पत्तियां एक दूसरे से उलझ गई हैं और ये भी पोका बोइंग का लक्षण है। ऐसा नहीं ये किसी अन्य बीमारी का लक्षण है, पोका बोइंग का लक्षण है। और धीरे धीरे यहां से ये पत्ती सड़ के नीचे की तरफ गिर जाएगी और पूरा का पूरा पत्ती नीचे की तरफ गिर जाएगा, जैसा कि ये लक्षण के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह के लक्षण देखिए, पूरा अगोला झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हाँ, जैसे ये मैंने बताया कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे से पत्तियां सड़ने शुरू हो जाएंगे और सड़ने के बाद ये पत्तियां फट जाती हैं और फटने के साथ ये नीचे गिर जाएंगे और सारी की सारी पत्तियां समाप्त होने लगती हैं। आप देखें ऊपर की पत्तियां सारी समाप्त हो गई और इस तरह से झुलस जाता है पूरा का पूरा पत्ती। पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियों के जो फोलिएज पार्ट होते हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे और पूरा का पूरा पौधा एक भाले के आकार का नुकीला पार्ट बना रहता है। ये स्टेज इस स्टेज को कहते हैं एक्यूट फेज और ये टॉप राट स्टेज होता है जिसे एक्यूट फेज के रूप में जाना जाता है। ऊपर का हिस्सा नुकीला हो जाता है और नुकीले होने के साथ साथ पूरी पत्ती गल के नीचे गिर जाती है। इस अवस्था में अगर हम नियंत्रित नहीं करते इस बीमारी को तो पौधे को इकोनॉमिक लॉस ज्यादातर दिखाई देगा और ज्यादातर हो जाता है। अगर इस स्टेज को हम छोड़ देते हैं तो इसके निचले हिस्से पे जो भी गांठों में आंख बनी रहती है वो सारे आंख में जमा हो जाता है, फुटाव हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे स्प्राउट हो जाएंगे। पूरे के पूरे गन्ने में स्प्राउट हो जाता है और गन्ना की उपज, गन्ना प्रभावित हो जाता है, पूरी तरह से गन्ना प्रभावित हो जाता है। इसलिए पोका बोइंग बीमारी आने के पहले और किसान भाई के खेतों पे पोका बोइंग बीमारी दिख रही है तो इस तरह से लक्षण डॉक्टर पाठक जी आते हैं। चाहे हम क्लोरोटिक स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं तो ये समय जून के आखिरी सप्ताह में आता है और ये गन्ने की समय सारणी की बात करें किस पौधे में ज्यादातर आता है और किस पौधे में कम आता है, तो अगर हम ऑटम गन्ने की शरद ऋतु की गन्ने की बुआई हम करते हैं उस पौधे में बीमारी पहले आ जाती है, जुलाई से पहले। कहने का मतलब है कि जब हमारा गन्ने का फोलिएज बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा होता है और ऑटम में ये जून में पर्याप्त फोलिएज, शरद काल का जो गन्ना होता है पर्याप्त विकास हो जाता है, तो ये बीमारी जून माह में भी दिखाई देता है। ऑटम क्रॉप में, रैटून क्रॉप में भी दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है। इस तरह से स्प्रिंग जो कि बसंत काल में हम गन्ने की बुआई करते हैं उस गन्ने में बीमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर में ज्यादातर दिखाई देती है। इस तरह हम अगर यूं कहें तो रैटून में थोड़ा कम दिखाई देगा, उसके बाद शरद काल में कम दिखाई देता है, उसके बाद बसंत काल में दिखाई देता है। अगर बसंत काल के बाद जो लेट बुआई अगर करते हैं तो उसमें भी पोका बोइंग के लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए निश्चित रूप से जून से ही थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर जून से हम इस बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस पोका बोइंग बीमारी से बचाव ले जाएंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो गन्ने का पड़वार काल है, अगर हम 2-3 स्प्रे करेंगे, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करेंगे उसकी चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। अभी हम लोग उस पर थोड़ा सा और हम नियंत्रण की चर्चा अभी हम करेंगे। एक चीज और डॉक्टर साहब ये है कि किसान भाइयों का ये मानना है कि साहब ये जो गन्ने की किस्में हैं, जिन किस्मों की पत्तियां चौड़ी होती हैं उसमें ये ज्यादा लगता है, हाँ, और जिनकी पत्तियां पतली होती हैं
नैरो लीफ जो होती है उसमें कम लगता है, ऐसा भी कुछ है क्या कि? बिल्कुल, आप ये चर्चा के दौरान क्या ये हम लोग मैंने वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में भी देखा है, क्योंकि ये फंगस फोलियर डिजीज है। वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ये संचार होता है, इसका माइग्रेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। जब ये चौड़ी पत्ती है, ये आपका को 0238 किस्म है। चौड़ी पत्ती में क्या होता है कि वायु के संचार, वायु के ट्रांसमिशन के द्वारा जो स्पोर होते हैं, फ्यूजिलियन के छोटे छोटे स्पोर, एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे आके रुक जाते हैं। और ये महीन पत्ती होती है तो थोड़ा सा रुकने में भी कठिनाई होती है। तो जितने भी हमारी ब्रॉड लीफ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बता दूं, को 0238 में ज्यादातर आता है और ये ग्राही पौधा होता है, ग्राही किस्म है। इसके अलावा एक 8436 शाहजहांपुर की किस्म थी, पुरानी किस्म है, उसमें भी पोका बोइंग का प्रकोप ज्यादातर दिखाई दे रहा था। उसकी पत्ती ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्ती थी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो महीन पत्ती है उसमें भी पोका बोइंग आ जाता है। तो चौड़ी पत्ती में ज्यादातर दिखाई देने की संभावना होता है, अपितु जो महीन और नैरो लीफ होता है उसमें कम दिखाई देता है। निश्चित रूप से इस तरह की इसमें गुण होते हैं, इस तरह से बीमारी इस तरह के गन्ना किस्म में दिखाई देती है। अब बात आती है कि अगर इस तरह के लक्षण जो आपने बताया है, इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, किन चीजों का स्प्रे करना चाहिए जिससे उसको हम नियंत्रण समय से कर सकें? क्योंकि ये जो समय होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में गन्ना लगभग 5 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता है। तो अगर हमने 15 दिन या 20 दिन भी अगर इसको अवॉइड किया तो आप ये समझिए कि कितनी बढ़वार हमारी प्रभावित हो जाएगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर इस बढ़वार काल में बीमारी, अगर गन्ना ऊपर की तरफ बढ़ता है, आप सपोज करिए कि ये गन्ना ऊपर की तरफ इसका नेचर है बढ़ेगा, अगर ऊपर से ही बीमारी इसके टॉप पे फोलिएज पे आ जाता है तो इसकी गन्ने की बढ़वार वहीं रुक जाती है। और गन्ने की जब बढ़वार रुक जाएगी तो ये बीमारी तो आएगी, लेकिन गन्ने की बढ़वार होगी तो ये जो स्प्राउट हो जाते हैं, ये स्प्राउट होने का संकेत है कि गन्ना ऊपर से नहीं बढ़ पा रहा है, तो साइड से स्प्राउट होकर गन्ने की पत्ती बन जाती है और पूरा का पूरा गन्ना आपका खराब हो जाता है। और इस बीमारी से बचने के लिए जून से, जो अभी पिछला महीना बीता है, जून से ही निगरानी करना आवश्यक होता है। और इस समय ज्यादातर बीमारी दिखाई दे रहा है। इस बीमारी के लिए अगर उपयुक्त तापमान की बात करें, उपयुक्त आर्द्रता की बात करें, तो उपयुक्त तापमान जो होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसके साथ जो नमी होती है वातावरण में 65-70% के आसपास होता है। तो यदि ये दोनों का सम्मिलन हो जाता है तो निश्चित रूप से पोका बोइंग का बीमारी का संचार बड़ी तेजी से होता है। और जैसे तेजी से किसान भाई को कुछ पौधों में अगर दिखाई देता है 5%, 10% दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से उसके नियंत्रण की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें जो कि आर्थिक रूप से भी सस्ता हो किसान भाइयों को, और ये बीमारी का नियंत्रण भी, बीमारी का प्रबंधन भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर इस बीमारी के कंट्रोल की बात करें, अगर इसके प्रबंधन की बात करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक सस्ती दवा है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर हम दर की बात करता हूं तो लगभग 200 के आसपास प्रति किलोग्राम इसकी दर होती है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के हम सांद्रता की बात करें कि किस सांद्रता में छिड़काव करनी चाहिए, तो 0.2% का घोल बनाना चाहिए। किसान भाइयों की भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ अगर हम घोल बना लेते हैं अपने टंकी में, अगर टंकी 15 लीटर का होता है तो 15 लीटर पानी में 30 ग्राम दवा डालना है और डालने के बाद उसको स्प्रे कर दें। क्योंकि गन्ना एक समस्या है किसान भाइयों के बीच में आता है कि इस समय गन्ने की जो पैदावार होती है लगभग 6 फीट के आसपास हो जाता है, तो गन्ने में घुसना बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसी दशा में ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रे होते हैं, पावर स्प्रे हम जिसे कहते हैं, पावर स्प्रे अगर कहीं जहां पे द्रोण की अगर व्यवस्था है, द्रोण स्प्रे की व्यवस्था है तो द्रोण के माध्यम से, या पावर स्प्रे लगभग सभी किसान भाइयों के आसपास मिल सकता है, या समिति के माध्यम में मिल सकता है, या आसपास अपने पड़ोसी किसान के माध्यम से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अपने खेतों में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पर यदि अपने खेतों में पोका बोइंग के बचाव के लिए 2 स्प्रे करता है तो निश्चित रूप से पोका बोइंग की बीमारी समाप्त हो जाती है। अगर इसके विकल्प की बात करते हैं कि इसके अलावा कुछ अन्य दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम के अलावा कार्बेंडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है और इसकी सांद्रता की अगर मैं बात करूं तो सांद्रता 0.1% का घोल बनाया जाता है। और इसको पानी की भाषा में अगर मैं बात करूं, बहुत सरल भाषा में बोलता हूं, तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ हम घोल बना लेंगे। अगर 15 लीटर की टंकी की मैं बात करूं तो 15 लीटर टंकी में
15 ग्राम दवा के साथ घोल बना के स्प्रे कर सकता है। किसान भाइयों को और सरल भाषा में बताने के लिए अगर एकड़ में हम बात करें कि 1 एकड़ में कितनी दवा पड़नी चाहिए, ये तो निर्भर होता है कि पौधे की लंबाई कितनी बड़ी है। सामान्यतः इस महीने में सामान्यतः पौधे की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में लगभग 400 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से लग सकता है। अगर 400 लीटर पानी डालता है तो कार्बेंडाजिम अगर स्प्रे करें तो 400 ग्राम दवा मिक्स करने के बाद स्प्रे कर देना चाहिए। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की अगर बात करते हैं तो 400 लीटर पानी में 800 ग्राम दवा मिलाने के बाद स्प्रे कर दें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण भी आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% होता है और मैंकोजेब 63% के मिश्रण से आता है। अगर इसके कंपोजिशन में भी दवा का स्प्रे करना चाहें तो किसान भाई बड़ी आसानी से इसी सांद्रता के साथ स्प्रे कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे विकल्प मैंने बताया। इसके अलावा एक अन्य दवा है जो कि वो भी पोका बोइंग के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जिसे कोनिका हम कहते हैं, धानुका का है। हमने उसको टेस्ट करके देखा है, हमने 2 साल उसको टेस्ट किया है, फिर से रिकमेंड करता है अगर कोनिका का भी स्प्रे बहुत सारे ऐसे किसान भाई कर रहे हैं, फोन कॉल से उनके फोन कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, तो उनका भी स्प्रे करके अपने खेतों में पोका बोइंग जैसे जो फोलियर डिजीज है, वायु से संचारित होने वाली पत्तियों पे लगने वाली बीमारी होती है, तो इन सभी दवाओं का किसी एक दवाओं का चयन करके आप स्प्रे करके इस खतरनाक बीमारी का जो कि जुलाई अगस्त सितंबर में आता है, इससे बचाव कर सकते हैं। जब एक बार स्प्रे करेंगे तो बहुत सारी मात्रा में बीमारी बच जाता है, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में 15 दिन के अंतराल पे 2 बार छिड़काव जरूर करें, जिससे कि बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और गन्ने की पैदावार लगातार सितंबर तक बढ़ती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा और उपज की लाभ भी आगे मिलेगा। तो इस तरह से डॉक्टर साहब काफी किसान जुड़े हुए हैं आज के इस कार्यक्रम से। हाँ, और सभी किसानों ने ये सराहना की है कि बहुत सही समय पे ये जानकारी दी जा रही है। ये गंगा शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीतापुर से शिव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मुकीम पाठक जी जुड़े हुए हैं, शाहजहांपुर से हमारे कौशल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अमन अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, प्रवीण सिंह जी जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। देखिए, हम लोग का ये उद्देश्य यही है, गन्ना विकास विभाग का यही एक उद्देश्य है, यूपीसीएसआर का ये उद्देश्य है कि जो भी गन्ना उत्पादन से जुड़ी जानकारियां हैं हम आप तक त्वरित गति से आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। कुछ सवाल भी आए हैं किसानों के, मैं उनमें कुछ किसानों के सवाल ले लेता हूं मैं। इसके बाद थोड़ी सी एक चर्चा और बीमारी का करूंगा इस सवाल लेने के बाद, क्योंकि आप लोगों का जो सवाल है ये हम लोग को ऊर्जा भी देता है, और ऊर्जा के साथ साथ एक सवाल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों के सवाल का उत्तर बहुत आसानी से एक किसान, एक कृषक भाई के माध्यम से सभी को मिल जाता है। तो इस सवाल को डॉक्टर पाठक जी पढ़ाएंगे अभी। एक किसान भाई का सवाल यह था कि सल्फर थायोफिनेट मेथिल को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या? हाँ, हालांकि मीनू जी पूछ रहे हैं कि क्या सल्फर और थायोफिनेट मेथिल को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि इस पे हम लोग प्रोग्राम भी एक किए हैं। आप इसको मीनू जी देखेंगे तो पिछले फेसबुक प्रोग्राम में एक बहुत ही लंबा पूरा एक विषय, इसी विषय पे हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम आया था कि कौन सा केमिकल कब मिलाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं, आपके माध्यम से पूरे कृषक भाई इससे लाभान्वित होंगे। अगर कोई भी तत्व मेटल के रूप में होता है, थोड़ा सा मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा, मेटल के रूप में होता है तो उसे किसी अन्य तत्व के साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ज्यादातर जो हमारे फंजीसाइड, जो हमारे रासायन एग्रोकेमिकल आ रहे हैं, वो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं। और चिलेटेड फॉर्म में आता है, अगर सल्फर चिलेटेड फॉर्म में है तो उसको थायोफिनेट मेथिल या किसी अन्य दवाओं के साथ भी मिला के आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई कहते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाना चाहिए कि नहीं। सामान्यतः कॉपर एक एलिमेंट होता है जो कि मेटल कहा जाता है। एलिमेंट होने की वजह से किसी के साथ मिलाया नहीं जाता है। कभी कभी मिलाने पे इसमें काबुलेट, उसमें थक्के बन जाते हैं और रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए जब भाई किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों को आर्थिक रूप से भी स्प्रे करें तो कम से कम लागत में ज्यादा काम होना चाहिए। यही हमारा भी उद्देश्य है, हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का भी उद्देश्य है और गन्ना विकास विभाग का भी उद्देश्य है कि कम लागत के साथ ज्यादा से ज्यादा लाभ किसान को देना है। तो इसके लिए जुलाई अगस्त सितंबर में यदि किसान भाई गन्ने की बढ़वार के लिए कोई भी रासायनिक एग्रोकेमिकल का उपयोग करता है, चाहे वो एनपीके का इस्तेमाल करता है स्प्रे के लिए, तो मेरी ये वैज्ञानिक सलाह है कि एनपीके के साथ कार्बेंडाजिम का मिश्रण जरूर बना लें।
अगर 500 लीटर पानी के साथ आप पावर स्प्रे के साथ गन्ने में स्प्रे कर रहे हैं तो 500 लीटर पानी के साथ 400 ग्राम कार्बेंडाजिम को मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि गन्ने की बढ़वार के लिए जो खुराक मिलनी चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो खुराक की भी पूर्ति हो जाती है। और जो बीमारी लगने वाली की संभावना होती है या बीमारी होती है, चाहे वो पोका बोइंग बीमारी हो या अन्य फफूंद जनित बीमारी होती है, इसका भी नियंत्रण हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी रसायन एग्रो केमिकल को मिलाने का तरीका है पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा में बता दूं। दो केमिकल अगर मिलाते हैं एक साथ, तो मिलाने का तरीका क्या होता है, दोनों केमिकल को अलग अलग हम घोल बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक पानी में हम मिला के घोल बनाए, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों केमिकल को अलग अलग बॉटल में, अलग अलग ड्रम में हम घोल बनाते हैं और बनाने के बाद फिर उसको एक बॉटल में मिक्स करने के बाद फिर से स्प्रे करेंगे, तो किसी भी तरह के नुकसान नहीं होते और ज्यादा ज्यादा लाभ होते हैं। कम लागत में ज्यादा आपको स्प्रे कर लेंगे, एग्रो केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको उपज और बढ़वार काल में फायदा ज्यादा होगा। एक ज्योतिष बालियान जी पूछ रहे हैं कि हालांकि भी चर्चा हो चुकी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ और कोई केमिकल यूज कर सकते हैं या नहीं। हाँ, तो मैंने बताया कि जितने मेटल हैं तो उसके साथ यूज नहीं करना चाहिए, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट हो या कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये यूज तभी करेंगे जो चिलेटेड फॉर्म में होंगे, जिसमें EDTA मिक्स होता है। ज्यादातर रसायनों में EDTA मिक्स होकर आजकल आ रहा है। उन सारे रसायनों को आप मिक्स करके किसी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। जो एलिमेंट है मेटल के रूप में आते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, उनको सीधे दूसरे केमिकल के साथ मिक्स नहीं करते। आनंद कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि सर विल्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हालांकि विल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने विल्ट को पोका बोइंग से जोड़ के अगर प्रश्न पूछा है तो बहुत ही जागरूक किसान है और निश्चित रूप से आपके माध्यम से दूसरे किसान लाभान्वित होंगे। अगर विल्ट की मैं बात करता हूं तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और ले रहे थे, दोनों आप एक साथ जोड़ के बता दीजिएगा जी। राम निवास जी का कहना है कि साहब मेरे यहाँ पोका बोइंग और टॉप बोरर में लोग अंतर नहीं जान पाते हैं और एक दूसरे में कंफ्यूज कर देते हैं। थोड़ा सा हाँ, इसकी चर्चा मैंने शुरू में किया, अंतर में बताता जाऊंगा, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही चर्चा के दौरान कहा था कि कुछ ऐसे किसान भाई क्वेश्चन ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसकी वजह से हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान भाई, प्रिय किसान भाई हैं या गन्ना विभाग से जुड़े हुए, गन्ना चीनी मिल से जुड़े हुए अधिकारी हमारे हैं, जितने भी हैं सभी लाभान्वित होते हैं। अभी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पहले हम विल्ट जो उकठा रोग है उसको चर्चा में लेते हैं। अगर पोका बोइंग की बात करें तो पोका बोइंग को काज करने वाला जो कि उस बीमारी को फैलाने वाला फ्यूजेरियम स्पीसीज होता है, विल्ट को भी फैलाने वाला फ्यूजेरियम स्पीसीज होता है। इन दोनों का काम कार्य क्षेत्र अलग होता है। कुछ ऐसे फ्यूजेरियम स्पीसीज हमारे जमीन में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उकठा रोग आता है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि नीचे जमीन में यूरिया के साथ अगर हम फफूंदनाशक का जमीन में डाल देते हैं तो पोका बोइंग शायद रुक जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फोलियर डिजीज है और नीचे विल्ट है। विल्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें, थोड़ी चर्चा जरूर बढ़ जाएगी, थोड़ा सा जरूर मैं बताऊंगा विल्ट कैसे रुकेगा। अगर आपके खेत में विल्ट आ गया है तो शुष्क अवस्था में विल्ट आने की संभावना ज्यादातर रहती है। शुष्क अवस्था कब आती है, या तो वो जून के महीना में उकठा रोग की शुरुआत हो जाती है, या ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में। यूं कहें कि हमारा कार्यकाल बटा हुआ है, विल्ट फिर अक्टूबर से दिखाई देना शुरू होगा और अक्टूबर के पहले पोका बोइंग फ्यूजेरियम स्पीसीज वही होती है, उसी फ्यूजेरियम की वजह से पोका बोइंग आता है। इन 3 महीनों में पोका बोइंग का आगमन दिखाई देता है और अक्टूबर जैसे जैसे ड्राई कंडीशन आना शुरू होगा तो उसमें उकठा रोग जड़ों में लगने शुरू हो जाता है। यदि वैरायटी ससेप्टिबल नेचर की है तो बहुत सारे ऐसे किस्म है जिसमें उकठा रोग दिखाई देता है। उकठा रोग से बचाव करने के लिए अपने खेतों में जब जब गुड़ाई करें, आप जब जब निराई गुड़ाई करते रहें, ट्राइकोडर्मा लगातार डालते रहेंगे। अगर ट्राइकोडर्मा आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो उकठा रोग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसके साथ साथ लाल चना रोग का भी प्रकोप नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। इस तरह से उकठा रोग से बचने के लिए बाद में आता है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज्यादातर करेंगे। गन्ने की बुआई के समय सोगिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम उकठा रोग की बात, क्योंकि चर्चा अलग करेंगे, एक और बरसात काल में आने वाले रोग की चर्चा हम अभी करेंगे। दूसरा प्रश्न था कि चोटी बेधक और पोका बोइंग में थोड़ा सा समस्या हो जाती है, उसको पहचाने कैसे। हमारे पास भी फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फोटो आते हैं कि दोनों को पहचान के अलग करना किसान भाइयों के लिए, कुछ किसान भाइयों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस संशय को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। किसान भाई इसको समझ के बड़ी आसानी से पहचान सकता है। अगर मैं पोका बोइंग की बात करता हूं, पोका बोइंग मैंने पहले ही चर्चा अगर शुरुआत किया तो बताया था कि पोका बोइंग पत्तियों के निचले हिस्से से दिखाई देता है।
निचले हिस्से से दिखाई देता है। निचले हिस्से यहाँ लीफ सीज से जुड़े हुए जो हमारी पत्ती होती है, सबसे पहले पोका बोइंग वहां दिखाई देता है। जैसे मैंने पहला लक्षण दिखाई दिया था, इस तरह से दिखाई देता है ये लक्षण। और टॉप बोरर में चोटी बेधक में क्या होता है? चोटी बेधक सबसे पहले ये चोटी की बात करें, नाम में ही अंतर है, आप ध्यान दें। चोटी बेधक में हम नीचे से, कीड़ा तो हमारा नीचे चला जाता है, नीचे अंदर होता है, और अंदर से जो हमारी ये पत्ती, कोमल पत्ती है, नीचे से ऐसे सीधे खा लेती है। और जब खाने के बाद ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, ऊपर ये फोल्ड निकलती है, तो इसमें से छर्रे जैसे निश्चित रूप से छेद दिखाई देंगे। निश्चित रूप से इसमें 3 छर्रे जैसे एक समानांतर छेद दिखाई देंगे। 2 छेद भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये निर्भर करता है कितनी पत्ती की फोल्ड है। जितना ही ज्यादा मुड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा छेद की संख्या, छिद्र की संख्या बढ़ जाती है। जितना फोल्ड कम होगा उतना ही छिद्र की संख्या कम हो जाती है। तो पोका बोइंग का लक्षण हमेशा निचले पत्ती के निचले हिस्से पे आता है। अगर ये गल जाता है, गलने के साथ गलता जाएगा, लेकिन चोटी बेधक में लक्षण आपके अलग ही आएंगे। दूसरे तरह के छिद्र दिखाई देंगे। चोटी बेधक के जो हमारे मिटसार पौधे होते हैं वो भी अलग होता है, क्योंकि ये चोटी बेधक का ये तीसरी पीढ़ी अब चलने वाली है। तो तीसरी पीढ़ी में ज्यादातर नुकसान होता है। तो किसान भाई जो इससे पहले जून में प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी लेना चाहिए। सारे किसान भाई ने ले लिया होगा। अगर चोटी बेधक में हम चर्चा भी करेंगे, ये चोटी बेधक अगर तीसरी पीढ़ी का प्रकोप दिखाई देता है, तो दिखाई देने की स्थिति में आप कार्बोफ्यूरान का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि आपके दानेदार के रूप में आता है, और 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फटेरा का भी, जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल थाइमेथॉक्सम का जो मिक्सचर आता है, जिसे हम सिंजेंटा के ट्रेड नेम से जानते हैं, तो इन सारी दवाओं का बरसात के समय में, सूखी अवस्था में, पर्याप्त नमी की अवस्था में तीसरी पीढ़ी से बचने के लिए कर सकता है। ये तो रही थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस पोका बोइंग और चोटी बेधक में। तो इससे निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होंगे, किसान भाई लाभान्वित होंगे। एक बरसात के काल में एक बीमारी निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, उसकी चर्चा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कर दूं, क्योंकि बरसात के काल में अगर मैं पोका बोइंग की बात करता हूं तो उस बीमारी की चर्चा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि किसान भाई यदि खेतों में दिखाई दे रहा है तो दोनों बीमारियों का एक साथ स्प्रे करके उस बीमारी से निजात पा सकता है। वो बीमारी होती है बैक्टीरियल राट। जैसे राट मिथ होता है, किसान भाइयों को मैं बता दूं, बैक्टीरियल राट में ये जो बीज की पत्ती होती है, ये जो बीज की पत्ती, इसमें रोग नहीं लगा है, मैं उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बीज की पत्ती होती है, सड़ जाती है, और जैसे ही नीचे की तरफ सड़ जाती है, बैक्टीरिया इसमें लग जाएगा। यहाँ पे लाल लाल धब्बे दिखाई देंगे, वो बैक्टीरिया होते हैं, और इसको जब हम निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। और निकालने के बाद जब उसको आप इसमें स्मेल करेंगे, सूंघेंगे, तो बहुत ही खराब सुगंध उसकी गंध होती है, बहुत ही दुर्गंध होता है उसमें, उसको इसमें से बदबू ज्यादा निकलता है। और ये बदबू बैक्टीरियल राट की वजह से होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है। कुछ विशेष किस्मों में ज्यादातर दिखाई देता है, बहुत सारे ऐसे किस्म हैं, लेकिन कुछ विशेष किस्मों में ज्यादातर ये बीमारी दिखाई देता है। अगर इस तरह से बैक्टीरियल राट आपके खेतों में लग गया है, या क्योंकि ये बरसात काल में ही पोका बोइंग के आसपास ही साथ ही चलता है, ये भी बरसात काल में दिखाई देता है, पोका बोइंग भी दिखाई देता है। दोनों बीमारियों से बचने के लिए अगर आपके खेतों में बैक्टीरियल राट का आपतन हो गया है, तो बैक्टीरियल राट के लिए, चूंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंटीबायोटिक का स्प्रे निश्चित रूप से करना चाहिए। और एंटीबायोटिक, जैसे हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है बैक्टीरिया से या वायरस की वजह से, तो एंटीबायोटिक खाना निश्चित रूप से पैरासीटामॉल के साथ जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे फीवर कम हो जाता है। उसी तरह गन्ने में यदि बैक्टीरियल राट बीमारी लग गई है तो एंटीबायोटिक डालना अवश्य जरूरी हो जाता है। इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, जो कि 6 ग्राम के पीले रंग की पुड़िया में आता है, जो कि धान में स्प्रे करने के लिए किसान भाई बहुत सारे यूज करते हैं। धान में इसमें स्प्रे भी हो रहा है, क्योंकि धान में बहुत सारे ऐसे ब्लाइट लग जाते हैं जिसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो 6 ग्राम की जो पुड़िया आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का होता है, उसकी अगर सांद्रता की मैं बात करूं, किस सांद्रता में स्प्रे करना चाहिए, 0.01% का घोल बनाना चाहिए। किसान भाइयों को सरल भाषा में बता दूं कि 10 ग्राम लेके 100 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। यदि 1 एकड़ में मैं बात करता हूं तो 400 लीटर में, अगर मैं बात कर रहा था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, 400 लीटर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 800 ग्राम डालेंगे,
वहीं पे 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन उसी दवाओं में मिक्स कर लेते हैं। अब बात आती है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ एंटीबायोटिक मिला सकते हैं कि नहीं। अभी मैंने कहा कि नहीं मिलाना चाहिए, केवल और केवल एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसके साथ कंपेटेबल होता है और उसके साथ बड़ी आसानी से मिलके और अपना काम वो करता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला के एक साथ स्प्रे कर दें, कार्बेंडाजिम के साथ अगर मिला के स्प्रे कर दें तो बैक्टीरियल रॉट बीमारी के साथ साथ पोका बोइंग बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक ऐसी दवा है जिसमें कि एंटीबायोटिक और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण होता है, कोनिका की दवा होती है जो कि दांता का आता है, तो वो भी एक अच्छी दवा है जो कि 2 केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं है। एक ही दवा का इस्तेमाल करके आप पोका बोइंग बीमारी को भी बचा सकते हैं, इसके साथ साथ बैक्टीरियल रॉट बीमारी को भी बचा सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से यदि 2 ऐसे बीमारी आपके खेतों में इस बरसात काल में रुक जाएंगे तो गन्ने का बढ़वार निश्चित रूप से बढ़ेगा और गन्ने का बढ़वार यदि बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा उपज लेने की संभावना उसमें ज्यादा होगा। तो ये देखिए, आज चर्चा हुई जो मानसून काल में जो बीमारियां आती हैं उन पे हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा किया और इस कार्यक्रम का ये हमारा उद्देश्य ही रहता है कि समसामयिक विषयों पे हम आपको जानकारी दें। इसी क्रम में आज जो पोका बोइंग बीमारी थी या बैक्टीरियल रॉट की बात थी या विल्ट की बात थी, उसके बारे में आज चर्चा हुई। अगले शनिवार को पुनः हम नए विषय के साथ मिलेंगे। डॉक्टर साहब ने बीमारी के बारे में अच्छी जानकारी आपने दी और जो जिस तरीके से लक्षण के साथ ये दिखाने का हम लोग का प्रयास ही यही होता है कि आपको हम अच्छी तरीके से समझा सकें, इसीलिए ये लक्षण दिखाया जाता है। गन्ने के खेत से ये ला करके हम गन्ने के खेत से भी ये प्रसारण करते हैं, लेकिन चूंकि नेटवर्क की कहीं कहीं पे दिक्कत होती है, इस वजह से हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या ना हो। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी के लिए। अगले शनिवार को हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।